कि एक्टिंग का शौक मुझे बचपन से ही था। चीज़ ये कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा बंदा बैठा है जिसकी भी ख्वाहिश है शादी करने की। जवानी में हमारी कोई तारीफें करता था ना लड़के, तो हम कहते थे कि अरे जाओ, हमें पता है हम कितने पानी में हैं। मुझे पता है, मतलब आई एम सेल्फ अवेयर। तो ये सोच है ना बड़ी बदल जाए। आवर डेफिनेशन ऑफ व्हाट अ वुमन इज। जब आपका बच्चा अपने बारे में सेल्फ अवेयर होगा, जब उसको घर में मोहब्बत और एक्सेप्टेंस मिलेगी ना, वो कभी बाहर जाके ढूंढेगा ही नहीं। वो ख्वाहिशात के पीछे जेब खाली करना एक अच्छी चीज़ नहीं। अभी हाल ही में आपने डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है, उसके हवाले से बताइए क्या होता है और कैसे आपने इस फील्ड में आने का इरादा किया। सबसे पहले तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट और मैं हूं सलमा अजीज़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर दफ़ा मैं अपनी पॉडकास्ट में एक ऐसी पर्सनैलिटी को लेकर आती हूं कि जिसने किसी न किसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए अपनी जो खिदमात हैं वो सरअंजाम दी हों। और आज उसी तरह से फिर एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी को लेकर मैं आई हूँ अपनी पॉडकास्ट में। मेरे साथ आज एक वो ख़ास शख्सियत मौजूद हैं कि जिनके बारे में जब मैं आपको बताऊँगी तो आप हैरान होंगे कि ये इतना सब कुछ कैसे कर लेती हैं। आप वायरल इम्यूनोलॉजिस्ट भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, इसके अलावा आप मॉडलिंग भी करती हैं, मॉर्निंग शो होस्ट भी रह चुकी हैं, एंकर भी हैं और बहुत कुछ करती हैं। तो लंबे चौड़े इंट्रोडक्शन से जान छुड़ाते हैं, सीधा चलते हैं उन्हीं की तरफ और आपको मिलवाते हैं अरीबा तिरमिज़ी से। अस्सलाम वालेकुम अरीबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अरीबा, आपने टाइम दिया। नहीं बल्कि थैंक यू सो मच सलमा, आपने मुझे रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट में बुलाया एंड इट इज़ ट्रूली एन ऑनर फॉर मी। क्योंकि सबसे पहले तो रेडियो पाकिस्तान वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंटरटेनमेंट बॉडीज़ वी हैव इन पाकिस्तान। हमेशा जब भी मैं आती हूँ रेडियो पाकिस्तान, मुझे बड़ी एक पता नहीं वो होता नहीं, यू फील एट होम। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगैन। हमारे लिए भी ऑनर की बात है कि आप जैसे टैलेंट सामने आता रहे और हमारे वो तमाम नौजवान जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उन्हें भी मोटिवेशन मिलती रहे कि किस तरह से वो अपने अंदर जो हिडन एबिलिटीज़ हैं उनको सामने लेकर आएँ। तो अरीबा, शुरू करते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस शहर से है? मेरा ताल्लुक बहावलपुर से है। बहावलपुर से और साउथ पंजाब का शहर है। हम लोग अपने महलों के लिए बड़े मशहूर हैं। अच्छा। असल में हम सब जो हैं नोमैड्स हैं ना, हम खाना बदोश लोग थे बड़े सगीर के। तो बहावलपुर हम मूव हुए, मेरी फैमिली जो है वो मीरठ से मूव हुई बहावलपुर सिटी में और फिर वहीं रहे और मैं मेरी पैदाइश भी वहीं की है। अच्छा, ज़बरदस्त। और बेसिक स्कूलिंग भी वहीं? और नहीं, आई स्टार्टेड माई स्कूलिंग इन इस्लामाबाद। मैंने इस्लामाबाद से ही पढ़ाई शुरू की थी। हम लोग 2002 में इस्लामाबाद मूव हो गए थे। और इस्लामाबाद क्यों आना पड़ा आपको? मेरे फादर की जॉब थी। मेरे फादर जो हैं वो कायद आज़म यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। अच्छा जी, मेरे वालिद साहब साइंसदान भी थे, केमिकल इंजीनियर थे और उनकी जॉब थी कायद आज़म यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर। तो पहले इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर में थे एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे, फिर इधर आ गए इस्लामाबाद। तो हम फिर उसके बाद तो हम इधर से उधर, बताया ना मैंने, खाना बदोश लोग हैं। तो हम मुल्क बदलते रहे, इधर से टप्पा लगाया तो किसी और मुल्क में चले गए। ओके। सो अब फिर जब आपने अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको कहाँ तक कंप्लीट किया और फिर आप एक्टिंग की तरफ मूव ऑन हुई? मैंने बैचलर्स किया हुआ, आई ग्रेजुएटेड। और टेक्निकली मैं बताऊँ आपको तो मेरा दिमाग में हमेशा से ये था कि पैशन भी परसू करना है तो हमेशा एटलीस्ट आपके पास ना एक डिग्री हो जो आपकी सस्टेनेंस को, आपकी फ्यूचर को थोड़ा सा सिक्योर कर दे। एग्जैक्टली। मेरा शुरू से ये था कि एक्टिंग का शौक मुझे बचपन से ही था। स्कूल में मैंने टैबलोज किए, ड्रामेटिक्स क्लब में एक्टिव रही और हम लोग थिएटर भी करते थे। यूनिवर्सिटी में मैंने थिएटर किया, अमेरिका में जब मैं पढ़ी थी वहाँ मैंने थिएटर किया। तो शौक था, लेकिन किसी चीज़ को भी मैं एज अ प्रोफेशन परस्यू नहीं करना चाह रही थी जब तक मैं ग्रेजुएट ना हो जाऊं। तो मैंने अपने बैचलर्स किया और मैंने मेजर किया वायरल इम्यूनोलॉजी में। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर मैंने घर वालों को मनाया, मैंने कहा ज़रा मुझे शौक है एक्टिंग का, थोड़ा सा करने दे। और इनिशियली मैंने मनाया ये था, मैंने अपनी वालदा से कहा कि मास्टर्स तक ना मैं थोड़ा सा गैप ले रही हूँ, 1-1.5 साल का ना, क्योंकि मैं 4 साल पढ़ के थक गई हूँ और मुझे गैप चाहिए पढ़ाई से। और मैंने कहा बस अब मैंने एक्टिंग करनी है। तो मैंने एक्टिंग स्टार्ट की, लेकिन उसके बाद आई जस्ट डिडंट लुक बैक। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं मास्टर्स करूँ और किस तरह अभी मैं उस लिम्बो में हूँ कि किस तरह मैं अपनी एजुकेशन को और प्रोफेशन को बैलेंस करूँगी। बट अल्लाह ताला रास्ते आपके लिए आसान कर देता है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपने जिस तरह से बात की इम्यूनोलॉजिस्ट की, तो इस फील्ड में इम्यूनोलॉजी में और एक्टिंग में तो काफ़ी मतलब डिफरेंस है।
तो पहले तो हमें ये बता दें कि ये इम्यूनोलॉजी है क्या, ये वायरल इम्यूनोलॉजिस्ट की जो आपको टाइटल मिला है, ये करते क्या है, ये होता क्या है? अच्छा, अभी मैं बन रही हूँ वायरल इम्यूनोलॉजिस्ट, आई एम स्टिल परसुइंग माय स्टडीज़। लेकिन वायरल इम्यूनोलॉजी का मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि कोरोना वायरस का पेंडेमिक आया दुनिया में, तो हमें वायरसेस के बारे में थोड़ा सा पता लगा कि अच्छा इनकी वजह से वबा फैलती है, जैसे ताउन आया था दुनिया में, या इस तरह की दीगर बीमारियाँ गुजरी हैं हमारे ऊपर से। तो इम्यूनोलॉजी बेसिकली जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो भी जानदार चीज़ है, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, इंसान हो, जानवर हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, जो उसको ज़िंदा रखने में काम आती है, उसका एक सिस्टम है इम्यून सिस्टम, हम उसको पढ़ते हैं। वायरल इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि कैसे हम वायरसेस को जो है जेनेटिकली इंजीनियर कर सकते हैं उन बैक्टीरिया की इन्फेक्शंस को मारने के लिए, जिनके इस वक्त अफसोस की बात है ये सलमा जी, आपको भी बताती चलूँ और लोगों को भी, कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जो अब एंटीबायोटिक जिन पे काम ही नहीं करती, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। तो हमारी लैब ने स्पेसिफिकली, मैंने जो काम किया वो ये था कि हमने ऐसे वायरसेस आइसोलेट करने हैं जिनको फर्दर हम मेडिसिनल यूज़ में इस्तेमाल करें, तिब्बी यूज़ में लेकर आएँ, इस्तेमाल में लेकर आएँ उन चीज़ों को, और इस तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ सकें जिनके लिए हमारे पास अद्वियात नहीं है अभी। बिल्कुल, अच्छा, ज़बरदस्त। ये तो वाकई तो बड़ी ख़ास फील्ड है और इसमें मज़ीद काम की भी ज़रूरत है ताकि बिल्कुल डिफरेंट वायरल डिजीज़ से जो है वो निपटा जा सके। अच्छा, ये बताएं कि अब जिस तरह से आपने देखा कि जो एक्टिंग की फील्ड है उसको चूज़ करने के लिए नॉर्मली जो हमारे यहाँ होता है कि लड़कियाँ बड़ी कॉन्शियस होती हैं, पता नहीं फैमिली परमिशन देगी या नहीं, आपके लिए ये फील्ड चूज़ करना कितना कुछ आसान या मुश्किल था? अच्छा, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। अच्छा। अगर मैं आपको सही बात बताऊं, क्योंकि मेरी फैमिली आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड है, आर्ट्स की तरफ है रुझान, लेकिन ज़्यादा एकेडेमिया में है लोग। मेरी ददियाल में सब टीचिंग बैकग्राउंड से हैं, मेरी दादी, फुप्पियाँ, दादा के भाई बहनें सब, मेरे अपने वालिद साहब भी, तो सब प्रोफेसर ही रहे। आर्ट एक ऐसा करियर नहीं था जो कि ज़िंदगी भर आप लेके चल सकें। तो हमारे यहाँ एक कंसेप्शन है ना कि आपकी एक नौकरी होती है, वो आपको एक सिक्योरिटी देती है, फिर अगर आप रिटायर हो जाएं 30-35 साल की सर्विस के बाद तो पेंशन मिलती है। और कुछ नौकरियां आपको एम्प्लॉय बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको मकान भी दे देते हैं, सब्सिडाइज्ड हाउसिंग दे देते हैं। तो वो एक हमारे यहाँ समझा जाता है कि ये सिक्योर्ड फ्यूचर है। ये एक्टिंग इतने इस तरह की चीज़ नहीं है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है हमारे माशरे में, एक स्टिग्मा है सलमा जी, आप अग्री करेंगी कि हम एक्टिंग या किसी भी मीडिया का शोबा अगर आप ले लें जिसमें आप मैसेस को नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, तो लोग इस चीज़ को मायूब समझते हैं हमारे माशरे में ना। मतलब हम कहते हैं कि नहीं, ये मायूब चीज़ इन अ सेंस है कि लड़की की हुर्मत वो हो रही है, मतलब क्यों वो आ रही है स्क्रीन के ऊपर, हो रही है स्क्रीन पे, इतने लोग क्यों देख रहे हैं इसको। लोग कहते हैं कि औरत का मतलब है छुपी हुई चीज़, तो वो छुपी हुई रहे। लेकिन सलमा जी, एक चीज़ है एक्टिंग के लिए जो मेरा एक आइडियोलॉजी थी ना आने की भी, वो ये थी कि हम अब इतना आगे बढ़ चुके हैं माशाल्लाह इंडस्ट्री में इतनी पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं और दे वेरी करियर ओरिएंटेड आउटसाइड ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल। डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, अगैन बहुत सारे लॉयर्स भी हैं, बहुत सारी अकाउंटेंट्स हैं ऐसी हमारी एक्ट्रेसेस, एंड देर अगेन ऑन द सेम पेज देर वेरी गुड मदर्स एज वेल, देर वेरी गुड होम मेकर्स, घर गृहस्थी में भी आ गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अब जो ये सोच है ना थोड़ी बदल जाए, आवर डेफिनेशन ऑफ व्हाट अ वुमन इज, अगर वो चेंज हो जाएगी तो फिर हम लड़कियों को लिमिट नहीं करेंगे कि जी आप इस जगह काम कर सकती हैं, आप इस जगह नहीं काम कर सकती। और हमारे यहाँ जो एक स्टिग्मा बना वो शायद उड़ी उड़ाई बातों का भी था कि शायद यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन है, लड़कियों के साथ गलत बर्ताव होता है, उनका फ़ायदा उठाया जाता है। तो अगर मैं ईमान से एक बात बताऊं, दुनिया मैंने भी देखी है, दुनिया आप सब भी देख रहे हैं, आपने भी देखी है, एक्सप्लॉयटेशन जो है, किसी का फ़ायदा उठाना, वो सिर्फ लड़की का नहीं होता और वो सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं होता, वो पूरी दुनिया में हो रहा है। और वो बच्चों के साथ, लड़कों के साथ भी हो रहा है, बूढ़ों के साथ भी हो रहा है। तो अगेन, जितने आप मैच्योर हैं और जितने आप स्ट्रीट स्मार्ट हैं और आप मेंटली साउंड हैं, उतना अच्छा आप ज़िंदगी में चल सकते हैं, वो चाहे वो एक्टिंग हो या वो वकालत हो या वो कोई भी और जॉब हो। तो फैमिली को बनाना का ये एक पॉइंट था मेरा
कि अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह हैं। Exactly. आपने मेरी तरबियत की, आप मेरे पे इतना भरोसा कीजिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपकी घर से तरबियत इतनी स्ट्रांग होती है तो बाहर कैसे भी हालात हों आप अपनी तरबियत को लेके वहाँ पे उन हालात का मुकाबला कर सकते हैं बहुत बिल्कुल अच्छे तरीके बिल्कुल। अब एक बड़े मज़े की चीज़ है, मेरी खाला है बड़ी, और वो उन्होंने बड़े मज़े की बात की, तो जब उन्होंने ये कही तो मुझे बड़ी हंसी आ गई, लेकिन अब मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि फुलफिलमेंट कितना मैटर करती है घर से ही। खाला ने मुझे कहा कि हम जवानी में हमारी कोई तारीफ़ें करता था ना लड़के, तो हम कहते थे कि अरे जाओ, हमें पता है हम कितने पानी में। हाँ। मुझे पता है, मतलब आई एम सेल्फ अवेयर। तो उस वक्त ना मुझे हंसी आ गई। लेकिन अब मैं इस चीज़ के बारे में सोचती हूँ, जब आप घर से ही बेटी को या बेटे को ऐसी तरबियत करते हैं ना कि वो सेल्फ अवेयर हैं, हाँ। उन्हें पता है कि मैं कितने पानी में हूँ, मतलब मैं Exactly. कितनी खूबसूरत हूँ, या मैं कितनी टैलेंटेड हूँ, या मैं कितनी अनस्किल्ड हूँ या स्किल्ड हूँ, जैसी भी हूँ, बुराइयाँ हों या अच्छाइयाँ हों। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो अपने बारे में। हमारे यहाँ एक्सप्लॉयटेशन तब होती है जब हम अपने लिए सेल्फ स्टीम हमारी इतनी लो होती है और कोई और आके तारीफ कर देता है तो हम समझते हैं बस यही तो मेरा सेंटर ऑफ अच्छा मैं ऐसी थी, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, तो सेल्फ अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। जब आपका बच्चा अपने बारे में सेल्फ अवेयर होगा, जब उसको घर में मोहब्बत और एक्सेप्टेंस मिलेगी ना, वो कभी बाहर जाके ढूंढेगा ही नहीं। वो बच्चा कभी एक्सप्लॉइट नहीं होगा, बिकॉज वो सेल्फ अवेयर है। उसे पता है वो कैसा है। बड़ी प्यारी बात आपने की, और ये वही बात आती है, तरबियत का बहुत खास एक असूल है कि आप अपने बच्चों को अपने घर में से इतना पूरा करके बाहर निकालें कि बाहर जाके उन्हें कोई जरूरत ही ना पड़े किसी और की तारीफ की या किसी और की तरफ से एक्सेप्टेंस की। बिल्कुल। तो जब अंदर से खाली नहीं होंगे तो बाहर से किसी चीज का असर नहीं लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमेशा यह है कि पॉजिटिविटी जब घर से आप उनको फुल करके देते हैं तो वो बाहर भी पॉजिटिविटी फैलाएंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली। और ये ज्ञान फॉर पेरेंट्स, माँ बाप के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि औलाद की तरबियत जो है ना, आप एक जनरेशन को ट्रेन कर रहे हैं। Exactly. एक इंसान को नहीं, ये पूरी एक जनरेशन को, अपनी एक नस्ल को ट्रेन कर रहे हैं, और उस नस्ल ने भी आगे आने वाली नस्लों को ट्रेन करना है। बिल्कुल। कोशिश करें कि जो आपके जनरेशनल ट्रॉमाज हैं, जो आपकी जनरेशनल साइकिल्स हैं ना, जो चले आ रहे हैं, जो हमेशा बड़ों ने जो कहा वो सही नहीं होता। बड़े जिस दौर में रह रहे थे और हम जिस दौर में पैदा हुए मुख्तलिफ है ना। Exactly. तो ज़रूरी है कि आप समझें कि मेरे दादा ने ये कहा, लेकिन इस दौर के लिहाज से ये चीज़ सही है कि नहीं, और फिर अपने बच्चे को वो चीज़ सिखाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और वक्त के साथ साथ हालात बदलते रहते हैं, और कुछ रवायात जो पहले थी वैसे हालात नहीं थे, अब बदल भी सकते हैं, और हम लोगों को जो तब्दीली है ना उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और यही बुजुर्गों के हवाले से भी कि बच्चे अगर कोई नई चीज़ करना चाह रहे हैं तो उनको मौका देना चाहिए, उनको आगे आने देना चाहिए ताकि वो अपनी सलाहियतों को मनवा सकें। और एक होता है ना, एक आपकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर फैमिली के बच्चे सारे ही डॉक्टर बने, ज़रूरी नहीं है इंजीनियर फैमिली के बच्चे जो है वो सारे इंजीनियर ही बने, तो वो कुछ और बनना चाह रहे हैं, अगर वो आर्ट्स में आना चाह रहे हैं। अक्सर तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते लोग कि यार ये तो हमारी शान के खिलाफ है, हमारा तो ये एक शुरू से एक तरीका चलता आ रहा है, तुम इसको तोड़ने लगे हो। तो ऐसा नहीं है, जिसमें जो टैलेंट है उसको मौका मिलना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी हाल ही में आपने डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है, उसके हवाले से बताइए क्या होता है और कैसे आपने इस फील्ड में आने का इरादा किया। सबसे पहले तो मैं तमाम डायरेक्टर से जिनके साथ मैंने काम किया है, सलमा जी, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ उनसे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत खिलाफ होंगे इस चीज़ के। क्यों अभी मैंने डेब्यू दिया, बट आई थिंक एज अ वेरी न्यू कमर, समबडी हु इज़ लर्निंग, आई वुड से मुझे कुछ भी नहीं पता डायरेक्शन के बारे में, मैं सीख रही हूँ। और देयर आर पीपल जिन्होंने मेरे पे इतना भरोसा किया कि उन्होंने कहा चलो अरीबा विल डायरेक्ट दिस। लेकिन बात यह है, सोचा मैंने किस तरह कि मैं बहुत सारी चीज़ों में एज एन एक्टर आपको लगता है कहीं ना कहीं कि मैं तो हर रोल में अच्छी लग जाऊंगी ना, मैं तो हर चीज़ करते हुए अच्छी लगूंगी। बिल्कुल। लेकिन ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की एक और चीज़ है कि आप रियलाइज़ करें कि नहीं, कुछ चीज़ें मेरे कैपेबिलिटी से बाहर हैं, कोई और करता हुआ अच्छा लगेगा। ठीक। और फिर आप उसको इमेजिन करें ना, आप उसके बारे में सोचिए कि अच्छा वो फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर है जिसमें मैं कहूँ कि आप बहुत अच्छी बैठ रही हैं, फिर मैं इमेजिन करूँगी, उस लिहाज से सब कुछ लेके चलूँगी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि डायरेक्शन इज़ एक्चुअली वे मोर कॉम्प्लिकेटेड। डायरेक्शन एक्टिंग से 10 गुना ज़्यादा मुश्किल और कॉम्प्लेक्स चीज़ है। और हम पता नहीं क्यों जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, सलमा जी, हमेशा एक्टर्स मशहूर हो रहे होते हैं, उन्हीं को ज़्यादा पैसे मिल रहे होते हैं, उन्हीं को ज़्यादा फ़रोख्त दी जाती है, नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं, डायरेक्टर का नाम नहीं आता कहीं। सो आई ओ इट टू ऑल द डायरेक्टर्स जिन्होंने मुझसे काम करवाया, मुझे काम सिखाया, इतना कि कुछ लोगों ने मेरे पे भरोसा किया एंड आई डिड माई डायरेक्टोरियल डेब्यू। अभी आई डोंट हैव लाइक अ प्रॉपर टीम येट, लेकिन मेरा शौक़ है, मैं इस चीज़ को और सीखना चाहती हूँ और आगे लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने खुद डायरेक्शन से ना बहुत पेशेंस सीखी है।
ऑनेस्टली एज एन एक्टर आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होती हैं और आप कर लेते हैं क्योंकि वो तो आपका क्राफ्ट है ना, उसके लिए तो आप प्रैक्टिस कर कर आए हैं. डायरेक्शन इज सो मच, इट्स अबाउट engineering, it's about communication, it's about psychology, patience and just keeping in mind of everything. आपको बहुत observant होना पड़ता है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मेरे करियर के बिल्कुल स्टार्ट में इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका दिया. अंजुम शहजाद, शहजाद कश्मीरी, नदीम सिद्दीकी, सबी अहमद, इन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है. और सबसे ज़्यादा पेशेंस जो मैंने सीखी है ना, वो मैंने सीखी शहजाद कश्मीरी, शहजाद भाई से. क्योंकि अगला कुछ नहीं भी कर रहा होगा ना, तो शहजाद भाई सो कूल एंड काम, ही इज़ लाइक रुको इसको मैं बताता हूँ, और इतने प्यार से समझाते हैं, पूरा बैकग्राउंड देंगे सीन का, समझाएंगे सब कुछ, और उसके बाद जो बंदा एक्टर नहीं भी है ना वो बन जाएगा. आई फील लाइक दीज डायरेक्टर्स हैव, हाँ वो उसको एक्टर बना देंगे. जिस तरह से आपने कहा कि वो इतना इजीली आपको जो है एक कंफर्ट जोन में ले जाके आपसे वो काम करवा भी लेते हैं, तो ये भी बड़ी स्किल है जो हर किसी में नहीं होती, और जिसमें होती है फिर वो कमाल होती है. इसी चीज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हम लोगों को सीखना ये है, जो मुझे भी सीखना है. ऑल्दो मुझे लगता है मेरी कम्युनिकेशन में बदतमीज़ी कहीं भी नहीं है कि मैं किसी को अपनी बात समझाने के लिए ऊंचा बोलूं या अपनी लैंग्वेज फाउल कर लूं, लेकिन पेशेंस बहुत चाहिए. क्योंकि एक बंदे को अगर ग्रिप नहीं आ रही ना सीन के ऊपर या डायलॉग के ऊपर, आपने बड़े पेशेंटली उसको समझाना है और मल्टीपल टाइम समझाना है, 10 बार 20 बार, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट दाव पे लग रहा है ना. मेरा पहला गोल ये है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द टेक्निकल थिंग्स दैट आई हैव टू लर्न, लेकिन मुझे पेशेंस पे बहुत इम्प्रूवमेंट करनी, क्योंकि अब मुझे लगता है बहैसियत है कौम हमें ना सब्र और तहम्मुल की बड़ी ज़रूरत है. खत्म होता जा रहा है और ये बड़ा ज़रूरी है. बिल्कुल, जब आप पेशेंस के साथ कोई भी काम करेंगे तो आप बड़े अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे उसके. डेफिनेटली सब्र शुक्र करें और अल्लाह ताला सक्सेस देता जाता है. लेकिन हाँ, अगेन किसी को वीटो ना करें, किसी को बस चैलेंज ना करें, आप अपनी जगह खुद बना सकते हैं. एग्जैक्टली, दिस इज़ हाउ यू नो आई डिड इट. आपने जब परफॉर्म करना शुरू किया, जैसे ऑर्डर डिसऑर्डर आपका ड्रामा हमने देखा प्राइवेट टीवी चैनल पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हिट लिस्ट पर रहा है, बहुत रैंकिंग आई है उसकी, और वो बहुत पसंद किया जाने लगा है. बिकॉज जितना माहौल में टेंशन क्रिएट हो गई है ना, तो इसमें ये फ़नी जितने भी ड्रामाज वगैरह होते हैं उनको बहुत ज़्यादा आवाम पसंद करती है. और जिस तरह से आपने एज ए वकील वहाँ पे परफॉर्मेंस दी है, बहुत ज़्यादा उसको सराहा गया है. अच्छा, ये बताएं कि कितना ज़रूरी होता है एक एक्टर के लिए कि वो जिस रोल को अदा करने जा रहा है वो उसमें उतर जाए? वो अगेन बहुत ज़रूरी है. देखिए, आप कोई भी किरदार कर रहे हैं, उसमें आपकी झलक नहीं आनी चाहिए, उसमें किरदार नज़र आना चाहिए. अच्छा, तो जो वकील का कैरेक्टर है ऑर्डर डिसऑर्डर में, वो असल में अरीबा नहीं है. अच्छा, अरीबा इतना ऊंचा नहीं बोलती, अरीबा इतना गुस्सा नहीं करती, अरीबा इतनी स्टिफ नहीं है, और अरीबा बहुत मतलब जॉली सी है, जो मैं हूँ. हंसना, हर बात पे हंसी आ जाती है, और मैं बड़ी इजी गोइंग बंदा हूँ, आई एम वेरी एक्सट्रोवर्टेड. तो वकील बड़ी डिफरेंट थी. और जब मैं आती थी सेट पे, सलमा जी एट दैट टाइम आई वाज वेरी सिक. मैं मरसा एक इन्फेक्शन है, मैं उससे गुजर रही थी और मैं बहुत बीमार थी. और मुझे याद है कि मैं अपने आप को कैरेक्टर की फील्ड में इस तरह लेकर आती थी. मैं अच्छा, मैंने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया आसमा जहांगीर साहिबा को, जब उनके एक प्रोटेस्ट चल रहे थे एंड ऑल दैट, बिकॉज उन्होंने वेमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया. तो मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ऑब्जर्व करती थी. अच्छा, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका हैंड मूवमेंट, आपकी बॉडी मूवमेंट, हर चीज़ ने रिफ्लेक्ट करना है कि आप वो किरदार हैं. आप नहीं है. So that's the idea behind Order Disorder. Yeah, that was जबरदस्त. अच्छा, ये बताएं आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स, अगर मैं यहाँ वालदा मौजूद होती तो वो कहती शादी. लेकिन तो अभी दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है? कोई पता नहीं, अल्लाह ताला के हाथ में है. आई एम नॉट सेइंग नो, बट आई एम नॉट इवन सेइंग यस. तो वो बीच के हम अगर हालात साजगार हुए तो आपको प्रॉब्लम नहीं है इससे? बिल्कुल बिल्कुल. देखें, शादी तो करनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सैडली इस वक्त जो दौर चल रहा है, शादी इतनी महंगी और मुश्किल कर दी गई है कि इवन पीपल लाइक मी वो तो सोच रहे हैं कि क्या करें, मतलब. लेकिन कोविड की वजह से आप सादगी से शादी कर सकते हैं, तो ये अच्छा, ये अभी भी है. कोविड तो अल्हम्दुलिल्लाह चला गया, तो अब हमारे लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपने शादी करनी है ना, तो ये जो फजूल रस्में हैं, अगर हम खुद ही उनका बाइकआउट कर दें तो बड़ा इजीली ये हो सकता है. एग्जैक्टली. मैं कहती हूँ रस्मात करें,
एक अच्छी चीज़ है। देखिए हमारी कल्चरल, हमारा एक सकाफत का हिस्सा है, क्योंकि हम हजारों साल से एक कल्चर को मुगलाई दौर से लेकर आ रहे हैं। वो तो इतना लंबा ना, अगर कोई रस्म है जिसमें पैसा नहीं लग रहा और रिसोर्सेज ज़ाया नहीं हो रहे, तो मैं कहती हूँ रस्मात जो होती हैं वो मिल बैठने का, हंसने का एक बहाना होती हैं, करें, लेकिन जहाँ पैसा लग रहा है वहाँ ना करें। नहीं मतलब एक्स्ट्रा आप बिल्कुल भी, मैं इस चीज़ के बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ कि जो आप रियाकारी, दिखावा और मतलब एक्स्ट्रा आप फंक्शंस पे लगा रहे हैं, उतना आप बेहतर है किसी की मदद कर दें, ताकि आपका एक दिन का जो खाना ज़ाया होता है वो किसी के महीनों भर के लिए वो काफ़ी है। एग्जैक्टली। और अगेन यही बात है कि आप देखिए हर बंदा अपनी इस्तात से करता है शादी अपने बच्चों की, लेकिन ये चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चे के लिए बहुत वाफिर उसमें कर रहे हैं ना चीज़ें, शायद उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ख्वाहिशात के पीछे जेब खाली करना एक अच्छी चीज़ नहीं है। अब मैं देख रही हूँ ट्रेंड चल रहा था पाकिस्तान में, अभी भी है, इतनी बड़ी बड़ी लैविश शादियों का। आप निकाह को मुश्किल कर रहे हैं ना, आप निकाह को वाकई मुश्किल कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एहसास कमतरी पैदा कर रहे हैं। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो क्या करेंगे, और जिनकी सिंपल तरीके से शादियां मुमकिन हैं वो भी फिर इस चीज़ की वजह से रिजर्व हो गए कि यार अब क्या करें। अब लड़कों के लिए मुश्किल आता है, लड़की के लिए तो है ही है, बेचारा मर्द कहाँ से पूरा करे इतना सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। और एहसास कमतरी की आपने इतनी सही बात की। देखिए शादी एक ऐसी चीज़ है, हर बच्ची, हर लड़का हो या लड़की हो, एक हर बंदी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं उस चीज़ को लेके। हर किसी ने कुछ ना कुछ सोचा होता है। जब हम इतनी महंगी शादियाँ करके दिखाते हैं, दिखावा करते हैं और सोशल मीडिया पे लगा देते हैं और यूट्यूब पे हमारे डांसेस भी हो रहे होते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट देम अगैन, लेकिन चीज़ ये कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा बंदा बैठा है जिसकी भी ख्वाहिश है शादी करने की, लेकिन वो सोचता है कि ये सब तो मेरे लिए अनअटेनेबल है। ये मेरे इख्तियार से, मेरी झोली से बाहर है, मेरी चादर से बाहर है, तो मैं इस चीज़ को ले ही नहीं सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि एहसास कमतरी का शिकार ना हो, हर बंदा अपनी चादर देख के पाँव फैलाए। अगर आपकी इस्तात नहीं है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बिल्कुल, मतलब मैं तो ऐसा बंदा हूँ कि अगर मेरे पास हो भी ना पैसा तो मैं 20 लोगों में बस खाला मामुओं को बुला के निकाह करूँ, सादा सा, और मैं कोशिश करूं कि मैं कहीं किसी ऑर्फनेज जाके, बिकॉज आई लव चिल्ड्रन, और मैं किसी ऑर्फनेज जाके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूं, उनके लिए कुछ बेहतर कर सकूं, रादर देन यू नो अनवांटेड गेस्ट को 500 बंदे को खाना खिलाऊं जिसने घर जाके कहना है आए दुल्हन नहीं चंगी मजे का नहीं था, खाना आए पेट खराब कर देता है खाना। तो वो वाली बात है कि लोग तो कभी खुश नहीं हो रहे, लोग नहीं खुश होते। एग्जैक्टली। सो अल्लाह को खुश करना चाहिए लोगों को खुश करने के बजाय। फ्यूचर का ये है सलमा जी, सबसे पहले तो मैंने सोचा कि मैंने अपना मास्टर्स करना है, और वो तो हर हाल में करना है, क्योंकि इंशाल्लाह तालीम एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह ताला ने इंसानी दिमाग को ना कोई भी चीज़ याद रखने के लिए परफेक्ट बनाया है, लेकिन जब आप उस चीज़ को दोहराते नहीं है ना, वो जैसे किताबों के ऊपर धूल, वो मिट्टी जम जाती है ना, वो दिमाग पे भी ऐसे ही बैठ जाती है, भूलने लग पड़ते हैं। डेफिनेटली। और मैं बड़े मज़े की बात आती हूँ, जब मैंने बाल कटवाए ना, मैंने लाइक 6-7 इंचेस कटवाए, तो मेरी दोस्त ने ना जब बाल कटवाते हुए कहने लगी कटवा लो बाल, तुम्हें पता है हमारे बालों में ना मेमोरी रिटेंशन होती है, तो यू लूज बैड मेमोरीज। मैंने बाल कटवाए, बाल कटवाने के बाद मैं घर आ रही तो मैं सोची हूँ मेमोरी रिटेंशन होती है, व्हाट इफ आई लूज माई गुड मेमोरीज एज वेल, व्हाट इफ आई लूज माई इंटेलेक्ट। मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन नहीं, उस लिहाज से मैंने सोचा नहीं, मुझे अपनी तालीम की तरफ वापस जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है एक्टिंग अपनी जगह पे मेरा एक पैशन है, लेकिन अगर मैं दुनिया में बेहतरी की बात करूं या मैं किसी की ज़िंदगी आसान करने की बात करूं, तो एज अ वायरल इम्यूनोलॉजिस्ट मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये पोटेंशियल है। अल्लाह ताला आगे मेरे हाथों से उस चीज़ को जो है चैनल करके कि मैं लोगों के लिए शिफा का बायस बनूं, वसीला बन सके। लेकिन यही है कि मैं चाहती हूँ कि जो लोग हर साल अपनी जानें गंवा बैठते हैं इन इन्फेक्शंस के हाथों, कुछ मेरा भी, जिस तरह वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग में एक परिंदा चोंच में पानी भर के लाया था, कुछ मैं भी इतना, जितनी मेरी इस्तात हो मैं कर सकूं। बट या माई मास्टर्स इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, और प्रोजेक्ट्स चलते रहे। अगर लोगों ने इसी तरह मुझे पसंद किया और लोगों ने मुझे मौका दिया कि आप मुझे अपनी स्क्रीन्स पे देखें, तो मैं आती रहूंगी, काम करूंगी। लोगों की तो दिल की ख्वाहिश है कि आप हमेशा स्क्रीन के सामने रहें और उनका इसी तरह से जो है मूड सेट करते रहें। अच्छा, एक मैसेज दे दें उन तमाम लोगों के लिए जो एक्टिंग की फील्ड में आना चाह रहे हैं। मैं चाहती थी कि जब मैं एक्टर बनना चाह रही थी, कोई मुझे भी ऐसा कोई मैसेज देता, तो डेफिनेटली आई वुड वांट टू गिव आउट समथिंग टू हेल्प पीपल।
सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर इन जनरल बात करें, लड़कियों की तरह मैं बाद में आती हूँ, बट इन जनरल बात करें, क्योंकि हमारे माशरे में लड़के भी बहुत ज़रूरी हैं, और अगर वो एक्टिंग में आना चाहते हैं, वो समझते हैं कि वो एक अच्छे फ़नकार हैं और एक अच्छे हैं, तो क्यों नहीं। एंड अगैन दोनों के लिए, लड़का हो या लड़की हो, शायद लड़कियों में ये कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा होते हैं। प्लीज़ अपने रंग को, अपने जो है कदो हाल को देख के, या अपनी कहें कि मेरा कद छोटा है, लंबा है, मैं काली हूँ, गोरी हूँ, या मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, जैसा भी, प्लीज़ ये सोच के मत अपने आप को डाउन कीजिए, क्योंकि एक्टिंग में हम हमेशा किरदार वो दिखाते हैं जो हमारी आम जिंदगी से बहुत क्लोज होते हैं, और आम जिंदगी में कोई भी ना परफेक्ट नहीं होता, किसी कोई भी लड़की गोरी चिट्टी लंबे बालों वाली पतली दुबली सी नहीं होती। हर बंदा जो है वो अपने अंदर मुनफरिद है, खूबसूरत, अल्लाह ताला अल मुसव्विर है, वो शेपर ऑफ ब्यूटी है, वो खूबसूरत तख्लीक करता है, तो आप भी खूबसूरत है, उसने आपको बनाया है। सबसे पहली चीज़ ये है, जब आप अपने अंदर से ये इनसिक्योरिटी ख़त्म कर देंगे ना कि आप दिखते कैसे हैं, फिर आपका जो इनर कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बाहर आता है। आपका फ़न तभी बाहर आएगा जब आप इन तमाम चीज़ों से ना, इन शैकल्स को तोड़ के आगे निकलेंगे, क्योंकि एक आर्टिस्ट को किरदार निभाना है अपने आप को, अपनी बाउंड्रीज तोड़ के। और दूसरी चीज़ ये है कि एक्टिंग मेथडोलॉजी सीखिए। मेथड एक्टिंग क्या होती है, सिचुएशनल एक्टिंग क्या होती है, ये आप कहीं भी यूट्यूब पे जाके ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं। प्रैक्टिस करें, ऐसे शीशे में खड़े होकर, दी ओल्ड वे जैसे हम कहते हैं, शीशे में खड़े होकर लाइंस करें, देखें कि मैं किस तरह अदा कर रहा हूँ, किरदार को पिक करें और लोगों को ऑब्जर्व करें। ये चीज़ मैंने फरहान से सीखी है, जो मेरे ऑर्डर डिसऑर्डर के डायरेक्टर थे। वो बंदा हर बंदे को ऑब्जर्व करता है, तो आपने ऑब्जर्व करना है, क्योंकि एक सिंपल एग्जांपल, एक बहावलपुर का जो नाई होगा और इस्लामाबाद का नाई होगा ना, वो दो मुख्तलिफ होंगे, कर रहे वो दोनों हजामत ही होंगे, लेकिन उनके तरीके मुख्तलिफ होंगे। तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे ना बंदे को आम जिंदगी में, आप अपने किरदारों को बेहतर निभाएंगे। हार नहीं माननी आपने, आप ऑडिशंस दें, आप अपनी वीडियोस यूट्यूब पर डालें, सोशल मीडिया पर डालें, आपको इस तरह फ़रोग भी मिलेगी, रिकग्नाइज भी होंगे, और अल्लाह ताला आपकी इस जो सफ़र है इसको हमवार करे। तो या बेस्ट ऑफ लक, और कभी भी अपने ऊपर गिव अप नहीं करना।